नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यदि आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं या म्यूजिक से किसी भी प्रकार की तैयारी बच्चों कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है। जो भी बच्चे बिहार स्टेट का फॉर्म भर चुके हैं म्यूजिक से, वो हमारे साथ जरूर जुड़े। DSSB तथा EMRS या किसी भी प्रकार के म्यूजिक से जब तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, आप हमारे साथ जुड़े। प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं मित्रों, आप जरूर हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करें। बहुत ही डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। आज का प्रथम प्रश्न मित्रों, राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा देशकर। ये पल क्या हो जाएगा, ये पल। अब हम लोग इसका डिटेल से देखेंगे कि राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग देशकर है। यद्यपि इन दोनों में स्वर समान है, किंतु चलन भेद के कारण दोनों राग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भूपाली राग कल्याण थाट का राग है। पूछ सकता है आपसे कि भूपाली राग किस थाट का है, तो कल्याण थाट का राग है। जबकि देशकर बिलावल थाट का राग है। देशकर जो है बिलावल थाट का राग है, जबकि भूपाली जो है कल्याण थाट का राग माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि राग भूपाली में वर्जित स्वर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। राग भूपाली में वर्जित स्वर है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा म और नी, मतलब कैट। राग भूपाली में वर्जित स्वर क्या है, तो म और नी है। ध्यान दीजिएगा इसका व्याख्या पर। राग भूपाली में निषाद स्वर म होता है और मध्यम स्वर जो वर्जित होता है वो नी होता है। अतः यहाँ हो जाएगा म और यहाँ क्या हो जाएगा, नी। ठीक है मित्रों, इस कारण इसकी जाति ऑडो ऑडो मानी जाती है। आपसे पूछ सकता है कि भूपाली राग की जाति क्या है, तो ऑडो ऑडो जाति मानी जाती है। भूपाली राग की जाति जो है ऑडो जाति है, तथा भूपाली राग का जो थाट है कल्याण थाट है। भूपाली राग किस थाट के अंतर्गत आता है, कल्याण थाट के अंतर्गत मित्रों आता है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर होता है। अर्थात भूपाली राग कब गाया जाता है, तो रात्रि का प्रथम प्रहर। मित्रों आपको बताते चले कि संगीत में प्रहर को 8 भाग में बांटा गया है। 8 प्रकार के प्रहर हैं। ठीक है, आपको BPSC एग्जाम में पूछा जा चुका भी है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, राग बिलावल में स्वर लगते हैं। राग बिलावल में स्वर लगते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। राग बिलावल में सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन पे मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। राग बिलावल में प्रयुक्त सारे स्वर शुद्ध है, अर्थात कोई भी स्वर विकृति नहीं है। राग बिलावल बिलावल थाट का आश्रय राग है। बिलावल राग का वादी स्वर ध तथा संवादी स्वर ग माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, राग बिलावल जो है यह प्रातः काल में गाया जाता है और यह बिलावल राग में कोमल ग ध नी रे तथा तीव्र में म का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है, तो राग असावरी का सम प्राकृतिक राग जो है मित्रों आपको जौनपुरी है। बोल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग क्या है, तो जौनपुरी है। इसकी व्याख्या पर मित्रों हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग जौनपुरी है। जौनपुरी राग असावरी थाट का राग है। जौनपुरी राग की जाति साडो संपूर्ण तथा ध वादी स्वर है और ग जो है से समवादी स्वर माना जाता है। ध्यान दीजिए मित्रों, आपसे पूछ सकता है कि राग असावरी का जो है से जाति क्या है, तो साडो संपूर्ण जाति है। ठीक है, याद आपको होना चाहिए। जौनपुरी राग को दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। ठीक है, प्रहर कितने हैं, 8 हैं। आपसे पूछ रहा है कि जौनपुरी राग को किस प्रहर में गाया जाता है, तो दिन के दूसरे प्रहर में मित्रों गाया जाता है। असावरी और जौनपुरी राग में ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, पुरिया राग किस थाट का है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। तो पुरिया राग जो है मित्रों मारवा थाट का है। किस थाट का है, मारवा थाट का है। इसकी व्याख्या पर मित्रों हमको ध्यान देंगे। पुरिया राग की उत्पत्ति मारवा थाट से मानी गई है। पुरिया राग की जाति साडो साडो मानी जाती है। आपसे पूछ सकता है कि पुरिया राग की थाट जो है, तो आपको मारवा थाट हो गया, परंतु पुरिया राग की जाति क्या है, तो साडो साडो जाति मानी जाती है। इस राग की
ठीक है, मतलब पुरिया राग की वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी मानी जाती है। पुरिया राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। पुरिया राग जैसे प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। पुरिया राग पूर्वी, काफी तथा खमाज राग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, राग मारवा का वर्जित स्वर है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा प। राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? प है। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग मारवा में पंचम स्वर वर्जित है। मारवा राग का मारवा थाट राग है। ठीक है, इसकी जाति साडव साडव होती है। मतलब पूछ सकता है कि राग मारवा की जाति क्या है, तो साडव जाति होती है। मारवा राग का वादी स्वर रे आपका है और संवादी स्वर ध है। ठीक है, मारवा राग का गायन समय दिन का अंतिम प्रहर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको दे दिया है कि राग मारवा का जैसे गाने का समय है तो दिन का अंतिम प्रहर। मारवा राग का आरोह अवरोह इस प्रकार से है, स रे ग म ध नी ध सा नी ध म ग रे स होता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों इसका व्याख्या था। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। राग दरबारी कन्हाड़ा के आरोह में वर्जित स्वर है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और इसका आंसर आपको 100% बताएंगे। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा ध, सी नंबर। इसका व्याख्या देखिए, राग दरबारी कन्हाड़ा के आरोह में वर्जित स्वर धैवत है। यद्यपि इसके आरोह में धैवत वर्जित है, परंतु तार षड्ज से उतरते समय जब धैवत का आवाहन किया जाता है उस समय धैवत के उच्चारण में निषाद का कन लगाया जाता है। यथा साध ध नी प। दरबारी कन्हाड़ा असावरी थाट का राग है। दरबारी कन्हाड़ा जो है से असावरी थाट का राग है मित्रों। इसकी जाति मतलब दरबारी कन्हाड़ा की जाति जो है संपूर्ण साडव है। दरबारी कन्हाड़ा की जाति क्या है? संपूर्ण जाति है, संपूर्ण साडव जाति है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। इसके वादी स्वर जो है रे है और संवादी स्वर जो है से प माना जाता है। दरबारी कन्हाड़ा राग मध्य रात्रि में गाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि दरबारी कन्हाड़ा कब गाया जाता है, तो रात्रि के मध्य रात्रि में गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4 मात्रा का डौ। ठीक है, इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में 4 मात्राओं का प्रयोग होता है। चौगुन एक लयकारी का प्रकार है। दुगुनों में 2 मात्रा और तिगुन में 3 मात्रा और कुआड़ में 5 मात्रा होती है। ये सभी लयकारी है। ठीक है, दुगुन में 2 मात्रा का प्रयोग होता है, तिगुन में 3 मात्रा का प्रयोग होता है और कुआड़ में कितनी मात्रा का प्रयोग होता है? 5 मात्रा की प्रयोग होता है। सभी के सभी क्या है? लयकारी के प्रकार है। अगला प्रश्न बच्चों आपका, किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ध्रुपद, एप्पल। क्या हो जाएगा? ध्रुपद के साथ पखावज की संगत होती है। इसका व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज वाद्य की संगत होती है। ध्रुपद एक जोरदार और गंभीर प्रकृति की गायकी है। ध्रुपद गायकी में तान नहीं होता है। ध्रुपद गायकी के साथ 4 ताल, शूल ताल, तीव्र ताल आदि खुले ताल ही बजाए जाते हैं। ख्याल, टप्पा तथा ठुमरी के साथ तबला वाद्य की संगत होती है तथा बंद तालों का प्रयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका विश्लेषण था, आपको याद कर लेना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी स्टेट लेवल का या स्टेट का या बीपीएससी का किसी भी म्यूजिक टीचर का तैयारी आप कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। अगला प्रश्न है कि अभोग गीत का कौन सा विभाग है? अभोग गीत का कौन सा विभाग है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा चौथा विभाग है। ठीक है, अभोग गीत का कौन सा विभाग है? तो चौथा विभाग है। मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। इसका व्याख्या देखिए, अभोग गीत का चौथा विभाग है।
प्रबंध की पूर्ति करने वाले भाग को अभोग धातु कहते हैं। ठीक है, धातुओं की दृष्टि से भी प्रबंध चतुर्धातु, त्रिधातु और द्विधातु 3 प्रकार के थे। ध्रुव और अभोग अथवा उद्मा और अभोग का होना आवश्यक है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। मानव जीवन में संगीत है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एग्जाम के लिए एक प्रश्न है। मानव जीवन में संगीत है, तो इसका आंसर है बच्चों संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जोड़ता है, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी सही है। संगीत से जो है मानसिक रोग का भी उपचार किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर संगीत हमारे विषय है। अगला प्रश्न मित्रों, राग खमाज के गाने का समय है। तो राग खमाज के गाने का समय जो है मित्रों रात्रि के द्वितीय पहर, एक पल। राग खमाज के गाने का समय क्या है? तो रात्रि का द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। ठीक है, खमाज राग प्रातः काल, मध्य रात्रि तथा संध्या काल में नहीं गाया जाता है। खमाज राग खमाज थाट का है, पूछ सकता है कि खमाज राग किस थाट का है? तो खमाज थाट का है, आश्रय राग है तथा इसका वादी स्वर्ग खमाज राग का वादी स्वर्ग है तथा संवादी स्वर नी माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पंचम सवारी त्रिगुण एक आवर्तन की कितने मात्राओं के अंतर्गत आएगी? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 5 मात्राओं के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये पल। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। पंचम सवारी ताल का त्रिगुण एक आवर्तन की 5 मात्राओं के अंतर्गत आएगा। पंचम सवारी ताल 15 मात्रा की ताल है, इसमें 4 विभाग होते हैं। पंचम सवारी में कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। यह तबले की ताल है। ठीक है, इस ताल में स्वतंत्र वादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि धमार ताल कितने मात्रा की होती है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि धमार ताल कितनी मात्रा की होती है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 14 मात्रा की होती है। धमार ताल कितनी मात्रा की होती है? 14 मात्रा की होती है। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। धमार ताल 14 मात्रा की ताल है। यह पखावज की ताल है। इसके बोल जोरदार तथा गंभीर प्रकृति के हैं। धमार ताल नामक गायकी के साथ बजाई जाती है। इस ताल में 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। धमार ताल में 10, 15 और 16 मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। धमार ताल में टुकड़ा, परन, पंडार, कमाली, फरमाइशी आदि बजाए जाते हैं और पखावज भी साथ में बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ठुमरी, सी नंबर। जत ताल ठुमरी गायन शैली में प्रयोग की जाती है। इसका व्याख्या ध्यान दीजिए। जत ताल का प्रयोग ठुमरी गायन के साथ किया जाता है, जबकि ध्रुपद शैली के साथ 4 ताल, सुल ताल आदि ख्याल शैली के साथ 3 ताल, झप ताल, तिलवाड़ा ताल, झुमरा ताल आदि एवं धमार गायन शैली के साथ धमार ताल प्रयुक्त होता है। जत ताल 14 मात्रा की ताल है। ठीक है, जत ताल कितनी मात्रा का? 14 मात्रा की ताल है। यह चंचल प्रकृति की गायन शैली के साथ बजाई जाती है। यह तबले की ताल है। जत ताल कैसी ताल है? तो तबले की ताल है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। मतलब ठुमरी गायन शैली में किस ताल का प्रयोग होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दीपचंदी ताल का प्रयोग होता है। दीपचंदी ताल का प्रयोग होता है। ठुमरी गायन शैली के साथ दीपचंदी ताल का प्रयोग होता है। दीपचंदी ताल 14 मात्रा की होती है। दीपचंदी ताल कितनी मात्रा की होती है? 14 मात्रा की होती है। इस ताल को तबले पर बजाया जाता है। ठुमरी एक चंचल प्रकृति की शैली है। ठुमरी देश, खमाल और पीलू राग में बजाई जाती है। तीव्र ताल और 4 ताल ध्रुपद के साथ बजाई जाती है तथा धमार ताल धमार गायकी के साथ बजाई जाती है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। राग तोड़ी के गायन का समय है।
यहां से आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। राग तोड़ी के गायन का समय है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर। एप्पल राग तोड़ी जो है से कब गाया जाता है, तो दिन का दूसरा प्रहर में गाया जाता है। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। राग तोड़ी का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर माना जाता है। तोड़ी राग तोड़ी थाट का जन्य राग है। इसकी जाति मतलब राग तोड़ी की जो जाति है संपूर्ण जाति मानी जाती है। तोड़ी राग का वादी ध तथा संवादी स्वर ग माना जाता है। तोड़ी राग में तीव्र म का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि मुल्तानी राग की जाति है, तो बच्चों याद रखना है कि मुल्तानी राग का जो जाति है औरो तथा संपूर्ण है, सी नंबर। मुल्तानी राग की जाति क्या है, औरो तथा संपूर्ण है। इसका व्याख्या पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। मुल्तानी राग की जाति औरो संपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसके आरोह में रे तथा ध स्वर वर्जित है तथा आरोह में सातों स्वर का प्रयोग किया जाता है। मुल्तानी राग तोड़ी ठाट का राग है। पूछ सकता है कि मुल्तानी राग की ठाट क्या है, तो तोड़ी ठाट है। ठीक है। मुल्तानी राग को दिन के चौथे प्रहर में गाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मुल्तानी राग को किस समय गाया जाता है, तो दिन के चौथे प्रहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, राग गौंड मल्हार किस ठाट का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसका बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, काफी ठाट हो जाएगा। ठीक है। राग गौंड जो है से काफी ठाट का राग है। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग गौंड मल्हार काफी ठाट का राग माना जाता है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। इस राग का वादी म तथा संवादी स्वर स माना जाता है तथा गौंड मल्हार राग को वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि राग गौंड मल्हार को किस समय गाया जाता है, मतलब किस मौसम में गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, राग गौंड मल्हार का वादी संवादी स्वर है, तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको म स डी नंबर। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग गौंड मल्हार का वादी स्वर आपको म है तथा म है और संवादी स्वर जो आपका है, संवादी स्वर जो है सा हो जाता है। ठीक है। षडज माना जाता है। कुछ विद्वान इस राग को काफी तथा कुछ लोग इसे खमाज ठाट का राग मानते हैं। मतलब विवादित प्रश्न आपका है। गौंड मल्हार राग को वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाते हैं। इस राग का वादी स्वर, ठीक है, वादी संवादी स्वर रे ग म, रे ग प सा तथा ध ग स्वर नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, किस राग में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा तोड़ी में, सी नंबर। क्या हो जाएगा? तोड़ी में। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। तोड़ी राग में रे ग ध स्वर कोमल तथा तीव्र में क का प्रयोग होता है। भैरव राग में रे ध कोमल, भैरव राग में रे ग ध नि स्वर कोमल तथा असावरी राग में रे ग ध कोमल लगता है और भैरवी असावरी राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। तोड़ी राग, ठीक है, तोड़ी राग तोड़ी थाट का आश्रय राग है। इसकी जाति संपूर्ण होती है और गायन का समय दूसरा प्रहर है। पूछ सकता आपको एग्जाम में है कि तोड़ी राग जैसे कब गाया जाता है, तो दिन के दूसरे प्रहर में। अगला प्रश्न है कि बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सुशीर। यदि आप वाद्य के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका वीडियो हम आपको बना दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जैसे वाद्य का संपूर्ण डिटेल से बताया गया, आप वहां से जा करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों इसकी व्याख्या पर कि बांसुरी सुशीर वर्ग का वाद्य है। फूंक या हवा द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य सुशीर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे शहनाई सुशीर वाद्य है, हारमोनियम सुशीर वाद्य है आदि।
मजीरा घनवाद है, सितार तत्ववाद है और ढोलक अवनद्यवाद के अंतर्गत आता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। आपका भविष्य बनाना ही मेरा प्रथम कर्तव्य मित्रों। गायन के साथ बजाया जाता है, ठीक है, गायन के साथ बजाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारंगी। गायन के साथ क्या बजाया जाता है? सारंगी बजाया जाता है। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों। सारंगी वाद्य गायन के साथ बजाया जाता है। सारंगी एक तत्ववाद है। सारंगी कैसा वाद्य है? तत्ववाद है। इसे गज से बजाया जाता है। सारंगी को किससे बजाया जाता है? गज से बजाया जाता है। सितार, सरोद तथा शहनाई वाद्य गायन के साथ नहीं बजाए जाते हैं, बल्कि इसमें स्वतंत्र वादन किया जाता है। सितार में कितने तार होते हैं? तो 7 तार होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन है? भारत खंडे साहब द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अभिनव राग मंजरी के लेखक है भारत खंडे साहब, ठीक है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक है अभिनव राग मंजरी, जबकि अन्य विकल्प अर्थात विदेशी मतंग साहब लिखे हैं, ठीक है। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव है और जैसे नाट्य शास्त्र के लेखक भरत साहब है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए बच्चों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक चीज आपको सूचना दे देते हैं, यदि संगीत के सभी संगीतज्ञ तथा उनके लेखक और कब लिखा गया है, इसका भी वीडियो बच्चों हम बना दिए हैं। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जा करके उसको आप जरूर एक बार देख ले। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा सारंग देव, क्या हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन तो सारंग देव द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसका हो जाएगा आंसर बच्चों संगीत रत्नाकर। क्या हो जाएगा? संगीत रत्नाकर, मतलब बी नंबर, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। सारंग देव द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत रत्नाकर है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। संगीत रत्नाकर कब लिखा गया? 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में 10 विधि राग वर्गीकरण तथा 7 अध्यायों का वर्णन मिलता है, अर्थात संगीत रत्नाकर को सप्त अध्याय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। इसकी व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिए। सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं, ठीक है। नारद ने नारदीय शिक्षा के लेखक हैं और भरत जी नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लिखा है, एवं भारत खंडे जी ने अभिनव राग मंजरी ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। यदि आप संपूर्ण संगीतज्ञ किताब तथा कब लिखा गया उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो हम एक वीडियो बना दिए, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक बच्चों डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है। संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है, तो गीत भी है, नृत्य भी है, वाद्य भी है, अर्थात क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर सही है। सभी आंसर इसका सही है, ठीक है। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार संगीत की परिभाषा इस प्रकार है: संगीत वाद्य, नृत्य और, ठीक है, संगीत जैसे मुचत्ते अर्थात गायन, वादन एवं नृत्य, इन तीनों समूह के संगीत कहते हैं, ठीक है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी में सारंग देव द्वारा लिखा गया था। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंग देव साहब। इसको लिखा कब गया था? तो 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, तानसेन के गुरु कौन है? तो तानसेन के जो गुरु है बच्चों स्वामी हरिदास है, सी नंबर। तानसेन के गुरु कौन है? स्वामी हरिदास है। तानसेन को बचपना का नाम तन्ना मिश्र था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास जी का जन्म 1912 में हुआ था। स्वामी हरिदास जी का जन्म 1912, सॉरी गलत आंसर है, गलत टाइप किया हुआ है। तानसेन का जो स्वामी हरिदास का जन्म 1912 में नहीं होगा, ठीक है। अलीगढ़ इसका आंसर सही है, जगह सही है। स्वामी हरिदास एक गायक थे। स्वामी हरिदास से क्या थे? गायक थे, ठीक है। अगला प्रश्न भी तो ध्यान देंगे कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे?
ठीक है बच्चों, विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बॉल। बॉल कहने के मतलब है आपको कि बाल कृष्ण बुआ इचलंकर। ठीक है, इसका व्याख्या पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु बाल कृष्ण बुआ इचलंकर कलिंजकर जी थे। पलुस्कर जी का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ है। सही आपका है, पलुस्कर जी का जन्म 1872 ईस्वी में बेलगांव में हुआ है। कहाँ हुआ है? बेलगांव में हुआ है। ठीक है, तथा पलुस्कर जी एक गायक तथा शास्त्रकार दोनों थे। पलुस्कर साहब गायक भी थे और शास्त्रकार भी थे। अगला प्रश्न मित्रों आपका, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों तानसेन का जो जन्म हुआ था ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था तानसेन का जन्म। ठीक है, इसका व्याख्या पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन एक गायक थे। क्या थे? गायक थे। ग्वालियर एक ख्याल गायन का घराना भी है। ठीक है, इस घराने के संस्थापक नथन पीर बख्शी जी माने जाते हैं। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? नथन पीर बख्शी साहब माने जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि पद्म विभूषण इसमें से किसे मिला है? मतलब पद्म विभूषण से सम्मानित इनमें से कौन व्यक्ति है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका, भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। बिहार के रहने वाले थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तथा भारत रत्न भी मिल चुका है। आमिर खां को पद्म भूषण, अलार खां को पद्म श्री की उपाधि मिल चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट कितने हैं? तो 10 थाट है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाट है? तो 10 थाट है। थाट को मेल भी बोला जाता है। ठीक है, और दक्षिणी संगीत पद्धति में थाट कितने बच्चों? तो 19 थाट माना गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको 10 थाट का आपको नाम बता दे रहे हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने गए हैं। 10 थाट आपको इस प्रकार है: बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमास थाट, भैरव थाट, काफी थाट, असावरी थाट, भैरवी थाट, मारवा थाट, पूर्वी थाट और 10वां आपका है तोड़ी थाट है। इसके पहले आपको बहुत सारा क्वेश्चन थाट से संबंधित आ रहा था। ठीक है, हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में 10 थाट इसलिए स्वीकार किए गए हैं क्योंकि 10 थाटों का मूल उद्देश्य है रंजक रागों की उत्पत्ति करना। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों आपको आंसर बताना है कि इसको हम वर्जित स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्जित स्वर कहते हैं। जी, राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? वर्जित स्वर कहते हैं। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे वर्जित स्वर कहते हैं, जबकि बहुत उस स्वर को कहते हैं जिसका अधिकतर प्रयोग राग में किया जाता है। जिन स्वरों का राग में अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है उसे अल्पत्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर में कुछ देर तक टिका जाता है, ठीक है, अर्थात न्यास स्वर कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यास स्वर कहते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन यदि याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट वे में पकड़ा जाएगा, इसीलिए प्रत्येक प्रश्न का डिस्क्रिप्टिव हम बता रहे हैं आपको। उस्ताद अलार खां प्रसिद्ध वादक कलाकार है। मतलब उस्ताद अलार खां क्या बजाते हैं? तो बच्चों उस्ताद अलार खां बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक है। क्या है? अलार खां का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। ध्यान दीजिएगा, उस्ताद अलार खां प्रसिद्ध तबला वादक है मित्रों। अलार खां का पंजाब घराने से संबंधित है। पूछ सकता आपके एग्जाम में है कि अलार खां का संबंध किस घराने से है? तो पंजाब घराने से है। अलार खां का संबंध किस घराने से है? तो पंजाब घराने से है। तबला एक अवनद वाद्य है। तबला कैसा वाद्य है? अवनद वाद्य है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, तबला एक अवनद वाद्य है। यदि आप वाद्य के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम चारों वाद्य के बारे में आपको जिक्र कर दिए, वहां से आप संपूर्ण वीडियो देख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा। अलार खां संतूर, शहनाई और पखावा से संबंधित नहीं है। उस्ताद अलार खां के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन साहब है, ये भी क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक है।
पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन साहब के पिता कौन है, तो अलार खां है, या फिर जाकिर हुसैन साहब किसके पुत्र हैं, तो अलार खां के पुत्र हैं, या जैसे तबला वादक हैं जाकिर हुसैन साहब। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे, इनमें से ध्रुपद गायक है, इनमें से कौन ऐसे गायक हैं जो ध्रुपद गायक से संबंधित है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अमीनुद्दीन डागर। अमीनुद्दीन डागर जो है ध्रुपद गायक से संबंधित है। बीपीएससी में अमीनुद्दीन डागर के बारे में पूछा भी था। अमीनुद्दीन डागर एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है। ध्रुपद गायक एक गंभीर तथा जोरदार गायन शैली है। ध्रुपद गीत के साथ सुल ताल, चार ताल आदि तालें बजाई जाती है। फयाज खां, भीमसेन जोशी तथा मल्लिकार्जुन मंसर ख्याल गायक है। ठीक है, इन सभी का संबंध है ख्याल गायकी से। अगला प्रश्न मित्रों आपका सरोद वादक है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सरोद बजाते हैं, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अमजद अली खां सरोद वादक है। अमजद अली खां क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। ध्यान दीजिए इसका व्याख्या पर, अमजद अली खां सरोद वादक है, जबकि पंडित रविशंकर उस्ताद विलायत प्रसिद्ध सितार वादक है। पंडित रविशंकर और जो है कि उस्ताद विलायत का क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका संतूर वादक कौन है, तो बच्चों इसमें से आपको ध्यान देना है कि संतूर वादक कौन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। ठीक है, इसके व्याख्या पर मित्रों ध्यान देंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, उस्ताद अली अकबर खां सरोद बजाते हैं, जबकि उस्ताद हलीम जाफर खां सितार बजाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न पे बच्चों ध्यान दीजिए कि स्वरों के कितने भाग हैं, तो बच्चों स्वरों के दो भाग हैं, एक को बोला जाता है शुद्ध स्वर, दूसरा को बोला जाता है विकृति स्वर। इसका आपको डिस्क्रिप्टिव हम बच्चों डाल दिए, इससे भी प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका संगीत में कोमल स्वर है। ठीक है, तो संगीत में कोमल स्वर बच्चों 4 है। संगीत में कोमल स्वर कितने हैं, 4 हैं। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए कि संगीत में तीव्र स्वर है। ठीक है, संगीत में तीव्र स्वर है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि संगीत में तीव्र स्वर आपको किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों म को तीव्र स्वर बोला गया है। इसको देखिए यहाँ पर व्याख्या में दिया हुआ है कि संगीत में तीव्र स्वर बोल मध्यम स्वर है। यह स्वर होता है जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर की ओर गाया बजाया जाता है। इस स्वर को पहचानने के लिए स्वर के ऊपर खड़ी पाई लगा देते हैं, मतलब म में जो है ऐसे लग जाता है, ऊपर है वो म जैसे हुआ ना, जैसे खड़ी पाई लग जाता है। ठीक है, उसको हम तीव्र स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान देंगे, शुद्ध स्वर कितने हैं, ये भी आपको एग्जाम में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। शुद्ध स्वर कितने हैं, तो बच्चों शुद्ध स्वर आपको 7 है। शुद्ध स्वर कितने हैं, 7 हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वर को प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। शुद्ध स्वर को प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, शुद्ध स्वरों की संख्या 7 माने गए हैं। षडज, देखो सातों का नाम आपको बता देते हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इस सातों का सातों जो है शुद्ध स्वर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है, तो बच्चों राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है। वादी, ये पल, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है, वादी कहलाता है। इसका डिस्क्रिप्टिव आपको बता दिया, बारीकी से इसको पढ़ लीजिएगा, समय कम है इसलिए अधिक क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अचल स्वर है। ठीक है, तो सा और प को बच्चों अचल स्वर बोला जाता है। सा और प को अचल स्वर बोला जाता है। इसका व्याख्या आपको दे दिए मित्रों, व्याख्या आपको पढ़ लेना है। सा और प को अचल स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका 1 ग्राम में मूर्छना होती है। ठीक है, 1 ग्राम में बच्चों कितने मूर्छना होती है, तो 7 मूर्छना होती है। एप्पल, 1 ग्राम में कितने मूर्छनाएं होती है, तो 7 मूर्छनाएं होती है। मूर्छना 3 प्रकार के हैं, पहला है षडज ग्राम की मूर्छना, दूसरा का है मध्यम ग्राम की मूर्छना और तीसरा का है गंधार ग्राम की मूर्छना। इस प्रकार कुल मूर्छना की संख्या कितना हो जाएगा, 21 है, क्योंकि 1 ग्राम में जो है 7 मूर्छना होती है, तो मूर्छना की संख्या 3 है, तो 7 गुना 3 मतलब मूर्छनाएं कितने हो जाएगी, 21। आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपका। अगला प्रश्न मित्रों आपका संगीत में ग्राम है,
तो संगीत में ग्राम जो है मित्रों 3 है। संगीत में कितने ग्राम है? 3 ग्राम माने गए हैं। संगीत में 3 ग्राम है, तीनों का नाम आप जान जाइए, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, लय कितने प्रकार की होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो लय जो होता है मित्रों 3 प्रकार का होता है। लय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तीनों लय का आप नाम जरूर जाने। पहला है विलंबित लय, दूसरा का आपको मध्य लय, तीसरा का आपका द्रुत लय। इस प्रकार बच्चों इसका डिस्क्रिप्शन आपको बारीकी से बता दिए हैं कि लय कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के, तीनों का आपका नाम भी बता दिए। अगला प्रश्न है, झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है? तो बच्चों झुमरा ताल में 14 तालियां, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब बॉल। ठीक है। झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है? तो 3 तालियां होती है। इसकी व्याख्या देखिए, झुमरा ताल 14 मात्रा की ताल है, मात्रा पूछेगा तो 14। इसमें 3 तालियां तथा 1 खाली होती है। झुमरा ताल में 4 विभाग होते हैं। झुमरा ताल को बड़ी ख्याल के साथ बजाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों आपका, ठीक है, सूल ताल और चर ताल किस गायकी में प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है, डी। यह इसका व्याख्या है। इस व्याख्या को आप बारीकी से देख लीजिएगा मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि सूल ताल में मात्राएं होती है, मतलब सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 10 मात्रा होती है। सूल ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 10 मात्रा होती है। सूल ताल में 10 मात्राएं होती है। यह पखावज की ताल है। सूल ताल को ध्रुपद गीत के साथ बजाया जाता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। सूल ताल वीर रस प्रधान ताल है। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। आप किसी भी प्रकार का म्यूजिक टीचर का तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, स्टेट का हो या बिहार स्टेट का हो या बीपीएससी म्यूजिक टीचर का हो, ईएमआरएस का हो या फिर डीएसएसबी का हो, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार यदि आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। और एक चीज और, जो भी आपके सगे संबंधित है उसको यह वीडियो स्टडी ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सब कोई बढ़े और सब कोई पढ़े। ठीक है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।